नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए, आज ये जो वीडियो है आपका, इसमें मैं सारे आपकी पीवाईक्यू कराने वाला हूँ और आपका जो लास्ट टॉपिक बचे थे 3 टॉपिक वो डिस्कस करेंगे और आपका जो डाउट आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इतना काम करने वाले हैं और ये आपका चौथा वीडियो होने वाला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, काइनेमेटिक्स का। तो ये चौथे वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो भी इस वीडियो में भी डाउट हो तो आप उसको भी तुरंत कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस बच्चे ने डाउट पूछा उसका डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा डाउट पूछा है, बहुत बेहतरीन जो है, उसने वीडियो को देखा है बहुत अच्छे से। तो उसका जो डाउट था उसमें 3-4 चीजें उसने पूछी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में हमारे पास वेलोसिटी दी गई थी v इक्वल्स टू AT प्लस VT स्क्वायर। तो उसने कहा सर वेलोसिटी दी गई है और डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, और आप जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख लेते हैं कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि अभी मैंने वेक्टर स्केलर पढ़ाया नहीं था, दैट्स व्हाई आई डिडंट डिस्कस दैट थिंग। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में होती है डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी में होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन फॉर्म लिखते हैं। डायरेक्शन फॉर्म कैसे लिखते हैं देखो जरा। जैसे वेलोसिटी दे दिया गया है तो ऐसे लिखा जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आई कैप जे कैप का मतलब ये होता है, टी के फंक्शन में है ना, तो ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप, इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक, आई कैप जे कैप का मतलब ये हो गया कि ये हो गई इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन नहीं दी गई थी, आई कैप जे कैप नहीं दिए गए थे। इसका मतलब क्या है कि लिखा जरूर वेलोसिटी था। अब अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, वो स्पीड बन जाएगा। ठीक है, तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेटेड द डिस्प्लेसमेंट एंड द आंसर इज बिकम डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका रीजन ये था। रीजन क्या था कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी थी उसमें क्या नहीं थी, डायरेक्शन नहीं थी। अब जब डायरेक्शन नहीं होगी तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, और केवल मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी को केवल मैग्नीट्यूड के क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस ही मिलेगा, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक, और dt को उधर ले गए तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT प्लस BT स्क्वायर इंटू dt, और फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया था और टाइम इंटरवल दिया गया था 1 से 2 सेकेंड। तो ये आपका डाउट था, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया तो उसमें सॉल्व भी है, मैंने किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद जो डाउट आया है उसमें ये आया कि सर इसका ग्राफ, इसको ग्राफ से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है ग्राफ से सॉल्व, बट आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। अब देखो, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का मतलब है इसकी पावर 2 है। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है पैराबोला। तो आपको पहले इसका पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उस पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, हम लोग ये बात पढ़ चुके थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाएंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे। ठीक, और इंटीग्रेशन उसमें भी करना पड़ेगा। आप ग्राफ बना के करेंगे तब भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसका ग्राफ से नहीं सॉल्व कराया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कराया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको ग्राफ से सॉल्व ना करके, अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ बनाने में ज्यादा समय जाएगा। इसके बजाय आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, समय भी आपका बच जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो उन तरीकों पर फोकस करेंगे जिनसे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो टाइम की बचत करते हुए एक चीज। दूसरी चीज है, इनका जो तीसरा डाउट था भैया का, वो ये कह रहे थे कि आप टाइम को ही सर क्यों एक्स एक्सिस में लेते हैं, आप टाइम को वाई एक्सिस में क्यों नहीं लेते। कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस में भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सहूलियत के लिए टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए, बस इतनी सी बात है। टाइम को हम लोग वाई एक्सिस में ले सकते हैं, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में ले सकते हैं। ठीक है, और जब ग्राफ इंटरचेंज करने के लिए आएगा और कभी कभी क्वेश्चन में टाइम को वाई एक्सिस में दे ही देगा, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम को वाई एक्सिस में ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बट आपका फंक्शन उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपकी इक्वेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग अपनी आसानी के लिए, ताकि आसान रहे, तो टाइम कभी चेंज नहीं होता, टाइम हमेशा लीनियरली बढ़ता रहता है। वाई एक्सिस में आप लीनियरली बढ़ाएंगे तो ग्राफ हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए थोड़ा बहुत। तो
इसलिए हम लोग टाइम को एक्सेस में लेते हैं, एक्स एक्सेस में सॉल्व करना टाइम को आसान रहता है, आसानी की वजह से हम लोग टाइम को एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवालों के जवाब थे। ठीक, और भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक इक्वेशन, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने जो पढ़ाई थी उसमें मैंने 3 इक्वेशंस आपको पढ़ाई थी। ठीक है, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक पढ़ाई थी हमने v स्क्वायर इक्वल, ये 3 इक्वेशन पढ़ाई थी हमने। आज हम लोग एक चौथी इक्वेशन और पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये इक्वेशन डिराइव्ड करके आ जाती है आसानी से, बट क्या करना है, क्योंकि हमको टाइम की बचत करनी है तो एक फार्मूला बना लेते हैं और वही फार्मूला आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चौथी इक्वेशन क्या होती है, चौथी इक्वेशन जो होती है वो क्या बताएगी हमको, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। ठीक है, इसका सवाल आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो चौथी क्वेश्चन है हमारी, ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये हमारी क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो nth सेकेंड का मतलब क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने t इक्वल्स टू 0 पे चलना शुरू किया। अब वो 1 सेकंड में चला, 2 सेकंड चला, 3 सेकंड चला, 4 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, 5 सेकंड तक उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। 5 सेकंड वाले में से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दीजिए, तो एक ही सेकंड का तो बचेगा, वो भी कौन से, 5वें सेकंड का। तो ऐसे ही हम लोग इसकी क्वेश्चन बना लेते हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि nth सेकंड के लिए किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है भैया, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि s इक्वल्स टू, अगर हमने निकालना है nth सेकंड में, n सेकंड में कितना उसने ट्रेवल किया, तो t की जगह क्या लगा देंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे t इक्वल्स टू n। ठीक है, t इक्वल्स टू n का मतलब है कि उसने n सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो t इक्वल्स टू n का मतलब क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर। ये हो गया हमारा पास n सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या कहा, 5 सेकंड का निकालो और 5 से जस्ट 1 सेकंड पहले का, मतलब 4 सेकंड का। तो इसी तरीके से अगर n सेकंड का निकालोगे फिर आपको निकालना पड़ेगा t n माइनस 1 सेकंड का। तो t की जगह क्या लगा देंगे, अब की बार n माइनस 1 सेकंड लगा देंगे। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होने वाली है उसमें इसी फॉर्मूले में हम t की जगह क्या लगाने वाले हैं, n माइनस 1 लगाने वाले हैं। चलिए लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी un माइनस u प्लस हाफ a, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, s इक्वल्स टू यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, अब ये 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर इसके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा, माइनस का ए। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। और देखिए और कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या बताया आपको, अगर आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो 5 सेकंड, 4 सेकंड, 5 में से 4 सेकंड का घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, n सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, n सेकंड में से n माइनस 1 सेकंड का ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, n माइनस 1 का, n माइनस 1 का, n माइनस 1 का। तो 5 सेकंड n माइनस 1 का, 4 सेकंड n माइनस 1 का, 5 सेकंड n का, 4 सेकंड n माइनस 1 का, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो एस नेट इक्वल्स टू या एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू या एस एन एथ लिख देते हैं, एस एन एथ। ठीक है, एन एथ सेकंड के लिए निकाला, एस एन एथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस एन माइनस 1। ठीक है भैया, तो एस एन एथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू क्या है, ये रही, लगा देते हैं यहाँ पे, ये है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है बॉस, बहुत अच्छी बात, माइनस एस एन माइनस 1 क्या है, ये है इतनी बड़ी इक्वेशन, इसको उठा के यहाँ लगाते हैं, तो ये मैंने लगाया यू एन माइनस, अब देखिए माइनस लगाया तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा।
ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस एन एथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का यू हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हाफ ए हो जाएगा, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का ए एन हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो एस एन एथ इक्वल टू हमारे पास बचेगा, एक बचा यू, यू बचा भैया, ठीक है, इधर क्या बचा, माइनस का हाफ ए बचा प्लस का ए एन बचा। तो इतनी वैल्यू हमारे पास बच रही है। अब देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एस एन एथ इक्वल्स टू, अब देखिए u माइनस, मैंने ए एन को आगे लिख लिया, प्लस का ए एन माइनस का हाफ ए, ठीक, इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन अपॉन टू। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये क्या बचेगा, एस एन एथ इक्वल्स टू, इस टू का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले यहाँ लिख देते हैं u प्लस ए, अब इस टू का अंदर मल्टीप्लाई हो, इसमें मल्टीप्लाई होगा n में, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर माइनस वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन अपॉन टू, और इस अपॉन टू को आगे भी लिख सकते हैं, तो एस एन एथ इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन। ये हमारी होती है nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के निकालने की इक्वेशन। ठीक है भैया, तो ये इक्वेशन है, एक बार फिर से इसको समझते हैं, इसको मैंने कैसे निकाला है। पहले मैंने ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, ये है डिस्प्लेसमेंट की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें मैंने क्या किया, t इक्वल्स टू n सेकंड लगाया तो ये इक्वेशन बन गई। फिर मैंने क्या किया, t इक्वल्स टू n माइनस वन, एक सेकंड पहले का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ये इक्वेशन बन गई। फिर मैंने क्या किया, फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि nth सेकंड का निकालना है। ठीक है, तो आपने n सेकंड में जितना किया, n माइनस वन में जितना किया, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने पे हमारे माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का, फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब जब भी आपसे nth सेकंड का फॉर्मूला वो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप तुरंत से, ये रेडीमेड फॉर्मूला है आपके पास, फटाफट लगाएंगे, आंसर पाएंगे। बार बार ये नहीं करेंगे कि 5th सेकंड का पूछा गया तो 5 सेकंड तक निकालो, 4 सेकंड तक निकालो, फिर माइनस करो, तो बड़ा समय लग जाएगा। रेडीमेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत आंसर पाएंगे। आपको सारी फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, पहले डेरिवेशन कराऊंगा, हर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले बना लेंगे, उस टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे, तो तुरंत हमारे पास क्या लग जाएगा, तुरंत फॉर्मूला रेडीमेड पड़ा होगा हमारे पास, फटाफट से जो भी होगा क्वेश्चन उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। टाइप पहचानना है हमको कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस यही तो फिजिक्स की कहानी है, ये आ गया तो सब आ गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुरंत हम जस्ट इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। अभी जो हमने nth सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा है उसी का एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल में कह रहा है, एक कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो जब भी ऐसे स्पीड दी जाए तो ये आपकी वो स्पीड है जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, दैट इज इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इट्स स्पीड बिकम्स 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड इसकी हो गई है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, यानी n बराबर कितना दिया गया है, 10th सेकेंड में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब s पूछा गया। अब nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने अभी अभी जस्ट फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, s इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या क्या आने वाला है इसमें, u आने वाला है, u हमारे पास है, u हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, a आने वाला है, a नहीं है हमारे पास, n आने वाला है, n हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले a निकाल लेते हैं। देखो किसी भी न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, जो भी डाटा दिया जाए उसको लिख लो, फिर उस डाटा को समराइज करके इसका क्या आपस में रिलेशन है, यही तो रिलेशन है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो गिवन डाटा है उसका रिलेशन ही तो है, तो ये रिलेशन हो गया। इसमें आस्किंग वैल्यू गिवन वैल्यू दोनों आ जाती है,
तो ये दोनों आ गई वैल्यू इसमें। अब इसमें कुछ वैल्यू ऐसी भी आ जाएगी जो आपको नहीं पता होगी, तो वो भी आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सलेशन नहीं पता है, एक्सलेशन का फॉर्मूला हम लोग को आता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, a = v - u/t। तो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे? v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 100 मीटर पर सेकेंड, तो लगा देते हैं 100 माइनस u कितना हो गया है 20 अपॉन टाइम इंटरवल कितना दिया गया है 10 सेकेंड, तो अपॉन 10 कर देते हैं। तो a = कितना हो जाएगा 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 80/10, 0 0 कट गया। a = कितना जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ उठा के लगा देते हैं, सारी वैल्यूज पता है सब लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा s = इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लगा दिया 20 प्लस हाफ a कितना है 8 अभी निकाला 8/2 2n 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है भैया 10 सेकेंड 10 माइनस 1 s = कितना हो जाएगा 20 प्लस इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना होता है 19 होता है। 20 प्लस 4 इंटू 19 s = 20 प्लस 4 इंटू 19, 19 4 जा 76, ठीक है। अब ये जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 7 और 2 9 96 मीटर। इतना आपका डिस्प्लेसमेंट उसने nth सेकंड में किया होगा। nth सेकंड का मतलब है कि कौन से सेकंड 10वें सेकंड में, ठीक है। इतना उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, ठीक है। आप लोग उसको रफ पिक करके देख लेना, आंसर यही आएगा। कैसे करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कब 10 सेकंड का, फिर कितना 9 सेकंड का, फिर 10 में से 9 को माइनस करेंगे, आंसर यही आएगा। तो इसी का जो रेडीमेड फॉर्मूला है इससे सवाल को लगाने का हमको ये आसान तरीका मिल जाता है, ठीक। तो आपका जितने भी सवाल है nth सेकंड का इस फॉर्मूले से लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अंडर मोशन जब करता है कोई ऑब्जेक्ट, तब उसमें हम लोग कौन से फार्मूले लगाने वाले हैं और वो मोशन कैसे होने वाला है, ठीक। उस मोशन को हम लोग समझेंगे और उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूले को ग्रेविटी के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पहला फार्मूला था वो क्या हो जाएगा। जो हमारा पहला फार्मूला था वो ये था v = u + at, ये फार्मूला था। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलिएगा आप सेकंड चैप्टर की मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, पहला तो यूनिट एंड डायमेंशन है। तो सेकंड चैप्टर की जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे तो उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन आता है उसमें कि फाइंड द मोशन विच इज स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो उसमें काफी ग्राफ भी बने हैं और 2-3 क्वेश्चन दिए गए। एनसीईआरटी जरूर आप पढ़िएगा, उसके जरूर क्वेश्चन लगाइएगा। जो भी डाउट हो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा, एनसीईआरटी का डाउट डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें मोशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो जैसे ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर किया जाता है। कैसे जरा देखते हैं। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, ठीक है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन आपने अर्थ के अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। तो ये मान लीजिए कुछ h हाइट तक गया, ठीक। ये h हाइट तक जाना इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये h हाइट तक गया है तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। कम कौन कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ फोर्स फेंक रही है ना। आपका फोर्स ऊपर की तरफ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रेविटी तो परमानेंट नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी लगातार कैसी हो जा रही है, कम हो जा रही है। क्यों, नीचे की तरफ लगने पे कम क्यों हो जा रही है, क्योंकि मोशन किधर है, मोशन इसका है अप साइड, ठीक है, वेलोसिटी आपने दी अप साइड, बट एक्सेलरेशन कैसा है, डाउन साइड। तो वेलोसिटी के अपोजिट जब भी एक्सेलरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिटार्डेशन बन जाएगा। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा, दैट वेलोसिटी बिकम्स लेस, कम होती चली जाएगी, और दैट एक्सेलरेशन बिकम्स रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो क्या होता है, जी होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। और ये जी कैसा लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, मैंने आप लोगों को बताया था, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और जी की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो जहां जहां पे ये जो इक्वेशन है हमारी
तीन इक्वेशन थी, जहां जहां पे इसमें ए आ रहा था उन सब में वहां पे क्या आने वाला है, जी आने वाला है। एक बात आप समझ गए। और वो जी कैसे आने वाला है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ग्रेविटी की तो डायरेक्शन हमेशा नीचे ही होती है, तो तब ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कैसे लगेगी, माइनस जी लगेगा, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करेगा तो ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसी लगेगी, पॉजिटिव जी हो जाएगा, ए इक्वल्स टू प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू प्लस जी माइनस जी कब लगने वाला है, इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे किया जाएगा मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज और है, एक चीज क्या है कि जब अब ग्रेविटी इस पे लग रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होते एक टाइम पे जीरो हो जाएगी, और जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वही इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और यहीं पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, आपने यू वेलोसिटी दी होगी इसको, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से चलते एक टाइम पे ये रुक जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। एच हाइट इसने कवर की। अब आप देखेंगे, अब ये यहाँ पे इसको कोई पकड़ तो लेगा नहीं, धीरे धीरे फिर से नीचे गिरना शुरू करेगा। अब नीचे कौन गिरा रहा है इसको, ग्रेविटी खींच रही है इसको। तब जब नीचे आएगा तो ए बराबर क्या लगाएंगे, प्लस जी, और जब प्लस जी करेगा तो एक्सलेशन हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा तो जो आपकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी वो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगी, और बढ़ते फिर से यू ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने यू से ही तो फेंका था, तो जितनी वेलोसिटी जितनी एनर्जी इसको कम होने में लगी है वापस वो उतनी ही एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक। और सुनिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितना टाइम इसको इतना ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, ठीक। ये दोनों बातें जो है सेम होती हैं, ये इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हम लोग पैराबोला में करेंगे। आप देखेंगे कि वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालते हैं तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के डबल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, जब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन सेकेंड चैप्टर में तो ये चीज का इस्तेमाल उसमें करेंगे कि जो T1 जो टी टाइम इसको ऊपर जाने में लगा है वही टी टाइम इसको नीचे आने में लगता है, ठीक है। और जो चूंकि डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम होगा वाई डायरेक्शन में देखेंगे उसमें तो मोशन एक्स बार वाई में दोनों में होगा, 2D है ना, ये 1D है। तो जब एक्स और वाई में होगा तो हम देखेंगे दोनों में मोशन हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग वाई डायरेक्शन का जब हम हाइट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो टाइम दोनों में कैसा लगेगा, सेम लगेगा, ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय बराबर होगा। इस बात का इस्तेमाल हम लोग सेकेंड चैप्टर में जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो करेंगे, ठीक है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने ये बात यहाँ पे बताई थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, ऊपर जाने का टाइम T1 मान लेते हैं और नीचे आने का टाइम T2 मान लेते हैं, ठीक, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो ये जो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दैट इज ऑलवेज इक्वली हमेशा सेम होने वाला है फॉर दिस कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट h, ठीक बात है भैया। आगे देख लेते हैं, ऊपर जाते समय इसकी ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। और वो नीचे आते समय इसकी ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोग चलिए क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी चेंज हो जाएगा, वो एस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v ही रहेगी। देखिए v फाइनल वेलोसिटी आप कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं जीरो, अरे जीरो तो तब है जब ये कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गया। क्वेश्चन में जीरो लगाएंगे जब हमारे पास रुक गया होगा तब, फॉर्मूले तो फिर और v ही लिखेंगे ना, तो फॉर्मूले में v लिख देते हैं u। अब देखिए अगर ऊपर मोशन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे अपसाइड मोशन, अपसाइड मोशन, ठीक है। अगर मोशन अपसाइड है, ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, माइनस जी टी, ठीक है, u इक्वल्स टू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या थी, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये रही हमारे पास। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, h, ये डिस्प्लेसमेंट है, s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, कैपिटल एच लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। u जो है, u तो u ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही रहेगी, t माइनस फिर से ऊपर मोशन है ना, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v तो v ही रहने वाला है, ऐसे लिख दो, u ही रहने वाला है, यू स्क्वायर। अब एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा माइनस का जी, माइनस का 2gs क्या हो जाएगा हमारे पास, s की जगह हो जाएगा h डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया h। ये आपकी तीन इक्वेशंस हो गई मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ, ठीक है। अब साथ ही साथ
आप इन इक्वेशन को देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से मैंने मॉडिफाई किए, और इसी पे तुरंत हम लोग एक फटाफट छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे बहुत बहुत बारीक सा एग्जांपल है, आपको तुरंत इस इक्वेशन का यूज समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यू हाइट यू वेलोसिटी से यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, एच डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, और टी टाइम के बाद यहाँ पे जाके वो रुक गया। मैक्सिमम हाइट उसने पकड़ी है, कितनी मैक्सिमम हाइट उसको मिली है किसी भी यू वेलोसिटी से। यू मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, 2 3 4 5 कितनी वेलोसिटी हो सकती है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जिसमें हाइट यानी ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक ये है एक ये। ठीक भैया, अब इसमें हमने टाइम तो बोला नहीं, जो मैंने एग्जांपल आपको बोला उसमें टाइम तो मैंने बोला नहीं, तो टाइम इसमें आ रहा है तो ये वाली इक्वेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं आ रहा है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं। देखिए, अगर आपने ये वाली और मैक्सिमम हाइट पूछा है, और हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन पता है, इन्फॉर्मेशन जो पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कैसी हो जाती है, शून्य, जीरो, अंडा हो जाती है। ठीक, लगा देते हैं यहाँ पे। तो v की जगह आपने क्या लगाया, जीरो, u तो आपने फेंका ही था u वेलोसिटी से, माइनस का 2gh। अब हमने कहा मैक्सिमम हाइट ये h बता दो कितनी होगी, तो माइनस का 2gh इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा h बताना है तो बता देते हैं, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2g मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गई आपकी मैक्सिमम हाइट। इतनी मैक्सिमम हाइट इसकी कवर होगी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंकेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट लग जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको फॉर्मूले सारे सिनेरियो के बना के दे दूंगा, आप लोग फॉर्मूला सीट जरूर बना लीजिएगा इसकी, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। फॉर्मूले जब आपके पास होंगे तो न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे, और फॉर्मूले की पहचान जरूर कर लीजिएगा कि ये किस सिनेरियो में लगेगा फॉर्मूला। तो जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम ना पता हो, तो थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो करके हमने ये फॉर्मूला निकाला है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मेरे द्वारा बनाया गया है और संभावित एग्जांपल है, ये मे भी ये आ सकता है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी दी होती है, और ये कितनी दी गई है, 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसको फेंका गया, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फाइंड द टाइम एंड हाइट एट विच, टाइम और हाइट पूछा गया, कब पूछा गया, एट विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, जब इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो 40 थी तो आधी कितनी हो जाएगी, 20, और उसी को हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी। और उस जब वेलोसिटी पे हमसे क्या पूछा गया, उसी वेलोसिटी पे हमसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी हाइट पूछी गई कि कितनी हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है आधी रह जाएगी, और टाइम पूछा गया है। ठीक, तो आप ये बताइए जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो एक्सलेशन कितना लगेगा। देखो एक्सलेशन मैंने लगभग वैल्यू क्या बताई थी आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, बट आप 9.8 भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। तो आप इस बात पे कभी मत कंफ्यूज हो जाए, कभी कभी क्या होता है आपने 9.8 लगाया, आंसर मैच नहीं हो रहा है, आंसर नहीं मैच हो रहा है, कारण क्या, उन्होंने 9.8 से लगाया होगा, 10 से लगाया होगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप एक ही वैल्यू लगाएंगे, जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन देखना है। ठीक है, जिससे रिलेटेड आ जाए पास पास, वही आंसर हो गया तुम्हारा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ए नहीं, ये तो जी है। ठीक है, एक ही तरह काम करता है, एक ही जगह पे काम करता है। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा गया कि ये किस टाइम पे होगा ऐसा। ठीक है, वेलोसिटी आधी कब हो जाएगी, और इसके बाद क्या होता है, और कितनी हाइट पे आधी हो जाएगी, दोनों बातें पूछी गई हैं। दोनों को हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखो टाइम निकालने के लिए, देखो टाइम कौन कौन सी इक्वेशन में आता है हमारे पास, टाइम आता है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हुआ करती थी। अब इसको ग्रेविटी के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, v बराबर u माइनस, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लगाते हैं v की वैल्यू कितनी है, 20 लगा दिया मैंने, 20 इक्वल्स टू u कितना है, 40 लगा दिया, माइनस जी अभी क्या बताया, 10 लगा दिया, टाइम तो पूछा ही गया है। ठीक है, इस 10t को उठा के इधर लाते हैं तो प्लस का 10t हो जाएगा इक्वल्स टू 40 को 20 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। t के 10 डिवाइड में आ जाएगा, 10 टू 20 यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड वो समय है जिस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक, अच्छा 2 सेकेंड आप देखो इसको वर्बली कर सकते थे। ठीक, मुंह जबानी कैसे,
एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का है, यानी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से कम किया जा रहा है। तो आधी मतलब कितना होगा, 20 हो गया ना। 1 सेकंड में 10 कम करेगा, 2 सेकंड में 20 कम कर देगा, खत्म सवाल। तो उसको टाइम तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते थे बिना क्वेश्चन के, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है h। तो h के लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, हम लोग थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन होती है, अच्छा h नहीं पूछा, हाँ हाइट, कितनी हाइट पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्म में बदल लेते हैं, u स्क्वायर माइनस का 2gh, ठीक, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का 2gh हो जाएगा इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब देखो ये v स्क्वायर इधर ले आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर। अब वैल्यू लगा दो आप, 2g की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, क्योंकि g की वैल्यू तो 10 है, वो उठा के लगा दी 20 हो गया। u कितना दिया गया है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस v कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 1600 में से 400 कटाओगे कितना आ जाएगा 1200, 1200 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 60 मीटर, यानी 60 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, ठीक। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, जिसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जिसमें क्या हो जाएगी, वो कह देगा कि इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, वहां पे आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या किया, आपने जो भी वेलोसिटी दी गई थी मैंने लिख दिया, ठीक, और कह रहा आधी कर दीजिए तो मैंने आधी कर दी, 40 का 20 हो गया। फिर कह रहा टाइम बताइए तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया। फिर कह रहा डिस्प्लेसमेंट बताइए तो मैंने थर्ड इक्वेशन लगा दी, डिस्प्लेसमेंट आ गया। आप सोच रहे होंगे सर सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लगाई आपने, क्योंकि देखो सेकंड इक्वेशन में समस्या क्या आती है, सेकंड इक्वेशन लिख के देखो, हाफ GT स्क्वायर माइनस का ग्रेविटेशन के फॉर्म में लिख दिया, दोनों में टाइम आ रहा है, टाइम हमको पता ही नहीं था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता था। जब एक इक्वेशन दो दो अननोन, कैसे काम चलेगा भैया, एक के लिए एक ही जिम्मेदार होता है, दो दो नहीं हो सकते। तो हम लोग को ऐसी इक्वेशन चाहिए रहेगी जिसमें क्या हो, एक ही अननोन हो। तो इसमें सिर्फ टाइम अननोन था तो हमने ये लगा दी, इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अननोन था हमने ये लगा दी। तो बस आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सवाल में कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या दिया गया है क्या पूछा गया है। जब आपको ये पता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दो दो चीजें पूछी जा रही है और इक्वेशन में दोनों नहीं पता है हमको, तो वो नहीं लगेगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। बड़ा खतरनाक टॉपिक है, टॉपिक बहुत इजी है, बस समझने की बात है। समझ में आ गया तो बहुत इजी, नहीं समझ में आया तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, रिलेटिव मोशन का कैसा भी क्वेश्चन हो आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग सड़क पे चल रहे होते हैं, बस में, कार में, कहीं भी चल रहे होते हैं, जिसमें हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम में होते हैं। देखिए ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि वो जिस रेफरेंस फ्रेम में बैठा होता है उसको वो जीरो मान लेता है, उसकी स्पीड जीरो मान लेता है, उसको वो रेस्ट पे मान लेता है, ठीक। जैसे हम लोग बस के अंदर बैठे हुए, बस के सारे शीशे बंद है, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आंखें खोल के भी बैठे हुए हैं, तो वो बस को रेस्ट में मान लेता है। आपका ब्रेन ऐसे परसेप्ट करता है कि बस रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जागते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि रोड पीछे जा रही है, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो रुके हुए हैं ना आपके ब्रेन के हिसाब से, लेकिन आप रुके हुए नहीं है। रियलिटी क्या है कि आप आगे जा रहे हैं, बस यही रिलेटिव मोशन है। कैसे, एक बार फिर से समझिए क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे परसेप्ट करता है कि जैसे हम उस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वो हमारी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में सराउंडिंग्स को दे देता है। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हमको क्या लगता है कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम तो रुके हैं, पेड़ पौधे और बाकी सराउंडिंग्स पीछे की तरफ जा रही है उसी वेलोसिटी से। ये रिलेटिव मोशन होता है। ये क्या है? सराउंडिंग और हमारे बीच का रिलेटिव मोशन ही तो है। ये रिलेटिव रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, ये हमारा रेफरेंस ऑफ फ्रेम है जिसमें हम लोग बैठ के चल रहे हैं। तो मैं फिगर बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे रिलेटिव मोशन होता है। जैसे ये रही हमारी बस, ठीक, इतने पहिए नहीं होते हैं बस में, लेकिन मैं बना दे रहा हूं, ठीक। अब आप इस बस में बैठे हुए हैं, ये है खिड़कियां बस की। जैसे आप अंदर बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये बस तो चल रही है, ठीक, लेकिन आप रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, बस के बाहर झांका, तो आपको दिखेगा कि ये जो रोड है ना, ये सारी रोड पीछे की तरफ जा रही है, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है, सब आपको पीछे की तरफ मोशन करते हुए दिखते हैं, नहीं ऑब्जर्व किया तो कभी ऑब्जर्व कर लेना बैठ के। ठीक, अब देखो, जब आप ये समझेंगे कि ये पीछे क्यों, ऐसा क्यों लगता है हमको, तो भी मैंने क्या बताया कि हम अपनी वेलोसिटी को, हमारी जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं हमारी वेलोसिटी है कुछ, जैसे मान लीजिए यू मान लेते हैं, उसको क्या मान लेता है, वो जीरो मान लेता है। ठीक, कौन, हमारा ब्रेन। तो क्या करेगा फिर, ये कहता है कि तुम तो चुप बैठो, तुम तो रेस्ट पे हो, ठीक, तुम नहीं चल रहे हो, तो कौन चल रहा है, कह रहा है ये आसपास वाले पेड़ पौधे चल रहे हैं। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, जितनी वेलोसिटी से तुम आगे जा रहे हो उसी की अपोजिट वेलोसिटी जा रहे हैं। मैंने जीरो क्यों लिख दिया, जीरो मान लेता है ये, लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है वो यू ही है, यानी ये यू वाली वेलोसिटी इसको दे देगा, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी इधर यू है तो इस वाली की इधर कैसी हो जाएगी, माइनस यू। डायरेक्शन लेंगे ना आप, अपोजिट वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन लेंगे। ठीक, अब इतना समझ लीजिए, वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, बदल गई, बदल गई तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बस इतनी ही कहानी है रिलेटिव मोशन की। अगर इतनी बात आप समझ गए, सारा रिलेटिव मोशन का खेल खत्म, सब समझ गया। तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, जब भी यहाँ पे तो आप कह रहे होगे सर यहाँ पे तो आपने बस को चला दिया, बाकी चीजों को रेस्ट पे रखा, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसको दे दी, इसने माइनस में होगी। अब अगर दोनों चीजें मोशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें मोशन में होने दो, जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है उस पे आप बैठ जाइए, जिस पे आप बैठ जाएंगे वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो बगल वाली चीज जिसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, उसको अपनी वेलोसिटी कैसे दे दीजिए, अपोजिट करके दे दीजिए, तो आपका रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि आपकी जो बस है वो किसी वेलोसिटी से जा रही थी और एक और बस है, ठीक, और वो उसी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है भैया, जा रही है सेम डायरेक्शन में। अब की बार आपकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी है। आप देखना चाहते हैं कि आप हमको ये बता दीजिए कि u1 के रिस्पेक्ट में u2 की वेलोसिटी कितनी होगी। u1 के रिस्पेक्ट में देखना है तो आप u1 पे बैठ जाइए, जैसे ही आप u1 पे बैठे कि आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी u1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसका होगा क्या, होगा ये कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जा इधर रही थी, इसकी वेलोसिटी किधर मिल जाएगी, u1 इसको इधर मिल जाएगी, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, u2 माइनस u1। भाई आपने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब दोनों का मोशन हो रहा होगा तो रिलेटिव मोशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक, तो आपको इसकी वेलोसिटी देखनी है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको जीरो पे मान लिया, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। ऐसे ही आप लोग बताइएगा, जैसे मैंने कहा ये बस है हमारी, ठीक, अब ये आपकी बस तो इधर ही जा रही है u1 वेलोसिटी से, लेकिन दूसरी बस है वो इधर जा रही है u2 वेलोसिटी से। ठीक है बॉस, तो आप ये बताइए कि, अब बताइए कि इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, कितनी होगी बताओ भैया, कैसे करेंगे। मैंने क्या सिखाया, इसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो u1 को क्या कर देंगे आप, जीरो कर देंगे। जैसे ही इसको जीरो करोगे तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में, तो दे दो इसको अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको दोगे, u1 माइनस करोगे ना, देखना जरा, माइनस u1 करोगे तो आप u2 को भी माइनस में रखो, क्यों, क्योंकि u2 u1 के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक, या फिर अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो फिर ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। अगर आप u1 प्लस u2 करिए, या फिर माइनस u1 करिए, आप कहेंगे सर इसको करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव हमको डायरेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना उसके आप अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव वैल्यू आ रही है आपकी। मैग्नीट्यूड देखना है तो वैसे भी आपको, तुमको पता है दोनों निगेटिव क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप देखते हैं कि जैसे मान लो आप सीधे जा रहे हैं, एक कार है वो आपकी उल्टी दिशा में जा रही है, अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं एक दूसरे के, तो आपको बगल से निकली हुई गाड़ी बहुत तेज लगती है, जब क्योंकि वो उल्टी दिशा में आ रही है ना, तो आपका ब्रेन कैसे परसेप्ट करता है कि हमारी तो वेलोसिटी तो जीरो है भैया, हम अपनी वेलोसिटी इसी को दे देंगे उल्टी डायरेक्शन में, दे दी उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या, वो भी इधर ही जा रहा था, ऐड हो जाएगी, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, ये ज्यादा सही है क्योंकि आपको डायरेक्शन भी बताएगा कि भैया उल्टी दिशा में। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल जिससे आपको डेली लाइफ से रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि आपकी ट्रेन मान लेते हैं इधर जा रही थी, ठीक, u1 वेलोसिटी से, और दूसरे की ट्रेन इधर ही जा रही थी आपके दोस्त की, ठीक, वो भी u1 वेलोसिटी से, दोनों की सेम वेलोसिटी है। अब की बार
हमने अभी भी कैसे एग्जांपल लिया जिसमें वेलोसिटी अलग अलग होती है, अब की बार कैसे ले लिया, सेम वेलोसिटी का एग्जांपल ले लिया। ठीक, इधर जा रही है u1 वेलोसिटी से, इधर वाला एग्जांपल नहीं, पहले इधर वाला समझो। दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी दोनों की सेम है। अब क्या करेंगे आप, फिर मैंने कहा इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बताओ। अब क्या करना है, इसकी वेलोसिटी आप इसको देंगे उल्टी करके, तो दे दो उल्टी करके, u1 माइनस u1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि इस बंदे को ये वाली ट्रेन कैसी लगेगी, रेस्ट में लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये चल ही नहीं रही, समझ रहे हो, बिल्कुल रेस्ट में लगेगी। और ऐसा होता है जब आप दोनों ट्रेनें पैरेलली चल रही हो सेम डायरेक्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेन चल रही है कि दोनों रुकी है, बड़ा दिक्कत। फिर आप इधर वाली खिड़की से देखते हैं, इधर लगता है अरे यार इधर तो चल रही है, लेकिन इधर देखते हैं तो चल ही नहीं रही है। ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ठीक, आप लोग देखना, कभी गौर करना, स्टेशन पे जाना जहाँ जंक्शन हो, बड़ा स्टेशन, वहां आप देखेंगे कि बहुत सारी अगर ट्रेनें हैं तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर दो ट्रेनें पैरेलली सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों ट्रेनें कैसी हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। तो ये होता है, ये हो गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा टॉपिक। आपको ये मैंने समझा दिया है, अब हम लोग इसका जब एग्जांपल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा इसका। एक चीज ये है, ये तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल जो मैंने दिया है, ये कैसे दिया है, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया है, कार का एग्जांपल दिया है। तो मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, जो मैंने सिनेरियो बताए हैं, ये सारे सिनेरियो रोड पे बताए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आ जाता है रिवर और बोट का। रिवर बोट जो प्रॉब्लम है वो बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिव मोशन का। तो उसमें भी हम लोग को डायरेक्शन देखना पड़ता है, उसका भी हम लोग तरीका समझ लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वो रिवर बोट वाला देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम का एक देख लेते हैं एग्जांपल, इसका भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम को। रिलेटिव मोशन का ये भी क्वेश्चन आता है इससे भी रिलेटेड, तो कैसे करते हैं जरा समझ लेते हैं। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक, ये रिवर जो बह रही है वो खुद v1 वेलोसिटी से बह रही है। ठीक, एक बोट है यहाँ, तो पहला सिनेरियो उसमें ये होता है कि ये वाली जो बोट है वो एग्जैक्ट यही जाना चाहती है, इस पोजीशन पे, यहाँ इसके जस्ट सामने जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है यहाँ पे। तो ये पूछेगा आपसे कि ये बोट जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v2 से चलता है ये, तो कहेगा ये कितने एंगल पे जाए, ये कैसे जाए, किस दिशा में जाए ताकि यहाँ पहुंच जाए। डायरेक्शन पूछ देगा, कभी कभी तो डायरेक्शन दे देगा, वेलोसिटी भी पूछ देगा कितनी वेलोसिटी से जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आप कॉमन सेंस से बताइए कि आप अगर उसको यहीं पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा। मान लो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सीधा ही चला, तो नदी उसको बहा के ऐसा कर देगी और यहाँ पहुंचा देगी कहीं पे। ठीक, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नदी तो इसको बहा ले जाएगी ना अपने साथ v1 वेलोसिटी से। तो अगर वो सीधा चला तो इधर चला जाएगा, इधर चला तो और उधर चला जाएगा, तो कैसे चले, तो इधर चले ना। अगर वो इधर चलेगा, इस किसी एंगल पे इस साइड चलेगा, तो नदी उसको बहाएगी इस साइड, तो धीरे 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 किसी एंगल पे चलाइए उसको, इतने एंगल पे चलाइए ताकि उसको नदी बहाए, इतना बहाए कि ये एग्जैक्ट यहीं पे पहुंच जाए, इतने इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी के एंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक, कैसे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको उसमें दे देगा हाइट, ये इसके बीच की विड्थ देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको। ठीक, और कह देगा कि ये जो बोट है वो मैक्सिमम v2 वेलोसिटी से चल सकती है। ठीक, इतनी मैक्सिमम ताकत लगाएगा वो तो अपने चलने के लिए, तो v2 वेलोसिटी चल सकती है। तो अब इस v2 के करेंगे कंपोनेंट। अब देखो, कंपोनेंट वेक्टर का पार्ट है, हालांकि वेक्टर में आता है, लेकिन मैं तुमको यही बता देता हूँ, बड़ा सरल सी बात है। पहले जरा समझ लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट देखो सेकंड चैप्टर में फिर से आएगा, ये रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग फिर से करेंगे सेकंड चैप्टर में, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप लगा रहे होंगे, जैसे मैं ही दूंगा कोई पीडीएफ, वो आप लगा रहे होंगे, एनसीईआरटी लगा रहे होंगे। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इसके सेकंड चैप्टर में भी है, कुछ इसके फर्स्ट चैप्टर में भी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका अटके नहीं कुल मिला के। ठीक है, तो फिलहाल इसको समझ लेते हैं, कंपोनेंट कैसे करते हैं जरा देखो। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है कोई किसी की वेलोसिटी है, मान लो इधर जा रहा है ये। अब आप समझिए, ये इस साइड वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट इस साइड मोशन कर रहा है, वेलोसिटी मैं देख रहा हूँ, इस साइड मोशन करने का मतलब है कि ये एक्स में भी चला, आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, मतलब इसका मोशन एक्स में भी है और वाई में भी है। ठीक, अब कंपोनेंट कैसे करते हैं, कंपोनेंट ऐसे करते हैं
ताकि x में कितना गया वो भी निकल आए, y में कितना गया वो भी निकल आए। वो कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से हमने डाला यहाँ पे एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो जब आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी ओ ए बी, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आप देखिए x एक्सिस में इतना ही तो चला ये, ठीक, तो x एक्सिस निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, OA डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। OA कितना है, तो इस ट्रायंगल में मैंने, और ये एंगल लगा, ये एंगल बता देते हैं थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल पे ये जा रहा है, तो मैंने इसमें लगा दिया cos थीटा। क्यों cos थीटा ही लगाया, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस cos में ही तो आता है, हाइपोटेन्यूज ही हो गया। हाइपोटेन्यूज हमको पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता होता तो हम लगाते ही नहीं cos, ठीक, तो हम लोग कोई कुछ और लगा लेते, परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, नहीं तो हम 10 लगा लेते, परपेंडिकुलर नहीं पता है ना, इसलिए हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज कितना है, v वेलोसिटी है, तो v का कौन सा पार्ट x डायरेक्शन में और कौन सा पार्ट y डायरेक्शन में, यही तो हमको निकालना है, तो हमने लगाया cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है OA जो कि हमको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है v है, ठीक, OA कितना हो जाएगा, OA इक्वल्स टू हो जाएगा v का इधर मल्टीप्लाई कर दो v cos थीटा, यानी हमको ये बात समझ में आ गई है कि इसका v का कितना अमाउंट इस साइड होगा x डायरेक्शन में, v cos थीटा, यानी जो भी थीटा होगा उसका cos निकाल लेंगे और v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका x कंपोनेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आ जाते हैं y कंपोनेंट निकालते हैं, तो y कंपोनेंट कैसे निकालोगे कि y डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो उसके लिए लगाया हमने क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है v, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा v साइन थीटा। ए बी क्यों निकालना है, ए बी ही तो चला भाई एक्सिस में भैया, इतना ही तो चला, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक, तो ये क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू v साइन थीटा। यानी अगर हमको क्या निकालना है, अगर इसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x एक्सिस में निकालना है तो हम क्या लगा देंगे, v cos थीटा लगा देंगे, अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो हम v sin थीटा लगा देंगे, बस ये आ गया हमारा कंपोनेंट। तो इसी तरीके से वेलोसिटी के हमको कंपोनेंट करने आने चाहिए, जैसे नदी की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो इसका कंपोनेंट कर लो, अगर उसने एंगल दिया यहाँ, ये थीटा दिया है, ठीक, अगर इस रिवर बैंक से और इस बोट के डायरेक्शन के बीच में एंगल आपको ये दिया है थीटा, या दिया है आपने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जाए वो, तो इसका यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बताइए आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये बताइए इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 sin थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। अब अगर हो जाएगा तो आप ये बताइए v2 cos थीटा तो v1 के अपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या इसके अपोजिट ये जब जाएगा तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इसको कुल मिला के वेलोसिटी कितनी मिलेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, वही तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, वही तो उसको मिलेगी। भाई ये अपनी पूरी ताकत से v2 cos थीटा से ये इस साइड जा रहा है, ठीक, ये इस साइड जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो यही है, तो हॉरिजॉन्टल की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि नदी तो हॉरिजॉन्टली बह रही है, वर्टिकल में तो नदी की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक, तो वर्टिकल में जो v2 sin थीटा मिलने वाली है वो यही रहेगी, इसको बदलने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, लेकिन इसको बदलने वाला पैदा हुआ है नदी की डायरेक्शन, नदी की वेलोसिटी। तो इसको क्या कर देते हैं, v2 cos थीटा माइनस v1, इतनी वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी मिलेगी, सही है, मिल जाने दो। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, ज्यादातर लेना देना किससे होगा, v2 sin थीटा से। तो आपका जो ये v2 sin थीटा मिलेगा ना, इसी से हम लोग, क्योंकि ये आपको डिस्प्लेसमेंट पता रहेगा, या तो टाइम देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, कोई ना एक चीज देगा, तो आप क्या करेंगे, अगर टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, यही है डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम कितना हो, ये कितना हो जाएगा, चाल कितनी, स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 sin थीटा हो जाएगी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, s अपॉन v2 sin थीटा। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में टाइम पूछा जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना आप, कि जितनी भी इसकी वेलोसिटी अगर पता हो आपको
तो वेलोसिटी निकाल लेना, उसका थीटा निकाल लेना, थीटा आपको दिया होगा। इन 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 जो वैल्यू है, इन वैल्यू में आपको 3 वैल्यूज पता होंगी, 1 2 3, चौथी पूछी जाएगी। ठीक, कोई भी चीज दे दी हो, ठीक, चाहे टाइम दे दे, डिस्प्लेसमेंट दे दे, वेलोसिटी दे दे, थीटा पूछ दे, तो इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, अगर इसी में से घुमा के वो डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो इसको उधर ले लेगा तो भी आ जाएगा। ठीक, एक फॉर्मूले से। ठीक, और कई और क्या करेगा, और क्या कह सकता है वो। एक तो सिनेरियो ये हो गया, इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ठीक, फिर दूसरा सिनेरियो समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसका सेकेंड सिनेरियो समझ लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो में ये कह रहा है कि एक रिवर है, वो अपनी v1 वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन जो बोट है वो हॉरिजॉन्टल पाथ पे ही चल रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रही है तो वो कितना दूर पहुंच जाएगी, यहां से ये हॉरिजॉन्टल से उसको कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा किसी गिवन टाइम में। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ देगा। मैं इसको बोल देता हूं x, ये डिस्प्लेसमेंट, और नदी की चौड़ाई हो जाएगी s। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, कि अगर आपको यही वेलोसिटी दे दे, इस वाली इसकी साइड वेलोसिटी दे दे, तो आप सबसे पहले इसमें निकाल लीजिए टाइम। ठीक, टाइम निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकाल लेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है बताओ, टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, डिस्टेंस ये होगी, और v2 इसी डायरेक्शन में, तो s अपॉन v2, इतना टाइम आपसे लगेगा। टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम पूछ देगा तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि आप निकाल लीजिए एंगल। एंगल कैसे निकाल लीजिए, अब देखो, आपने इसको इधर चलाया, अब नदी उसको बहा के ऐसे ले जाएगी ना, तो यहाँ पहुंचा देगी। ठीक, जब यहाँ पहुंचा देगी तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, यही तो हमको निकालना है। तो हम बस ये एंगल हमको पता होना चाहिए, तो एंगल के लिए क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा देखो, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन s, ये हो जाएगा टेन थीटा। जैसे ही आपको ये एंगल पता चलेगा तो आप देखिए, अब इसकी वेलोसिटी का भी कोई तो वेलोसिटी, दोनों या तो वेलोसिटी गिवन होगी, थीटा दोनों में इक्वल होने वाला है, यानी टेन थीटा वेलोसिटी के साथ रेशियो होगा। वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी ये इस साइड की तरह काम करेगी। थीटा दोनों में वर्क कर जाता है। ठीक है, चाहे आप इन दोनों का रेशियो ले लो, चाहे आप इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो ले लो। कैसे, क्योंकि v1 वेलोसिटी यहाँ भी तो होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 हो गई, और ये वर्टिकल वेलोसिटी v2 हो गई, तो इन्हीं दोनों साइड का रेशियो तो टेन थीटा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इन दोनों को इक्वल करके, यानी x अपॉन s इक्वल टू v1 अपॉन v2 करके, आप जितनी भी चीजें आपसे पूछी गई आप निकाल सकते हैं। तो ये चार चीजें आप दूसरे सिनेरियो में याद रखिए। तो बोट रिवर आपको चार चीजें पता होनी चाहिए, आपके सारे बोट रिवर प्रॉब्लम के क्वेश्चन लग जाएंगे, एक भी नहीं रुकेगा, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर का हो, चाहे सेकंड चैप्टर का हो, किसी भी चैप्टर का हो, कैसा भी सवाल आपका इससे नहीं रुकेगा। ठीक, इसके एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल इसका करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव मोशन का जो बोट रिवर प्रॉब्लम है उसका हम लोग एग्जांपल करते हैं। बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, जेईई मेंस का एग्जांपल है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो एक नदी बना लेते हैं भैया। बिल्कुल, ये नदी जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, बहा देते हैं इसको वेस्ट टू ईस्ट। कह रहा है एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी ये नदी की हो गई 5 मीटर पर मिनट, जो हमने फॉर्मूले बनाए थे उसी हिसाब से वेलोसिटी हमने v1 दे दी उसको। ठीक है भैया। ए मैन ऑन साउथ बैंक, एक आदमी है जो इसके साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, ये साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है। ठीक, साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, इसकी क्षमता है कि ये इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, इसकी वेलोसिटी क्या बोलते थे, v2 बोलते थे, ये कितनी 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से तैर सकता है, दौड़ नहीं सकता, तैर सकता है। ठीक है, वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कि कम से कम समय में ये नदी को पार करना चाहता है, कम से कम टाइम इसको लगे। ठीक है, तो नदी को पार करने के लिए देखो, अगर कम से कम दूरी कहता तो चाहता वो इस पाथ, ये कम से कम दूरी हो गई इसकी, लेकिन कह रहा है कम से कम समय लगे उसको। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, स्पीड हो गई इसकी v2। लेकिन एक बात समझिए आप, कम से कम समय लगने के लिए ये किस दिशा में जाए,
तो कम से कम समय देखो, अगर ये इस दिशा में दौड़ता है तो भैया तुमको पता है कि ये अगर इस दिशा में जो दौड़ेगा, तो अगर देखो अगर ये इस दिशा में दौड़ता है तो आप ये समझिए ये एंगल थीटा हो गया। तो ये जो V2 होगा इसके कंपोनेंट कैसे करोगे आप, एक कंपोनेंट इधर होगा थीटा के साइड, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो अब देखो थीटा इधर है ना, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो क्या हो जाएगा, जहां से आप परपेंडिकुलर जिस पर डालते हैं वही तो बेस होता है, और बेस ही क्या हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V2 cos थीटा। तो नदी पार करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको कम से कम डिस्टेंस में ही तो कम से कम टाइम लगेगा, वरना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, V2 cos थीटा मिलेगी। तो यानी यहाँ पे V2 ना मिलके क्या मिलेगी, V2 cos थीटा मिलेगी। ठीक बात है। अगर कम टाइम लगना है यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अगर जितना कम टाइम लगाना है तो उसकी ये पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाए। जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो होल वैल्यू कम हो जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जितना ये नीचे ज्यादा होगा 3 4 5 इससे, तो उतनी होल वैल्यू कम हो जाएगी, तभी तो टाइम कम लगेगा। टाइम तो इन दोनों का रेशियो ही तो है। तो ये जो V2 cos थीटा है इसकी हमको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो V2 तो फिक्स हो गया, इसको तो हम बदल नहीं सकते। अब आते हैं cos थीटा पे। तो cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और 1 कब होती है, 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी ये जो थीटा है आप जो लेके घूम रहे हैं ये बिल्कुल मत लीजिए, कुछ मत लीजिए। आप क्या करिए, कम से कम टाइम लगाना है तो आप इसको उसी डायरेक्शन में बहने दीजिए, कह दीजिए इससे कि इसी डायरेक्शन में जा तू, तो तुझे कम से कम टाइम लगेगा। ठीक, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले इसको क्या किया, किसी एंगल पे हमने इसको कहा इधर जाओ, आप किधर भी ले सकते थे एंगल। ठीक, आपने एंगल लगा के सॉल्व किया, जैसे ही आपने सॉल्व किया आपको यहाँ दिखा cos थीटा। जब आपको cos थीटा दिखा, आपको टाइम कम से कम लगाना है ना, तो टाइम कम से कम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो इसमें आ जाएगा cos थीटा, और जब cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो यानी हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये कम से कम टाइम लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि आप ये बताइए शॉर्टेस्ट टाइम की जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह देता, तो कैसे लगाते। देखो अभी ये जेईई मेंस में आया था, जो मैं कराने जा रहा हूँ वो नीट में आएगा। ठीक, ये तुरंत आप समझ लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं, और आप जैसा पेपर देख रहे हैं ना जेईई मेंस का, ये खुद है कॉपी पेस्ट है, तो नीट वाला भी हो जाएगा, ये वो इसका कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो क्या करना है, हम लोग को इसका क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। शॉर्टेस्ट टाइम पूछा गया था, अब मैं निकालने जा रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जाना है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है तो किस एंगल पे जाए, डायरेक्शन ही पिछले वाले में पूछी थी, डायरेक्शन इस वाले में पूछ लेते हैं। तो देखो अगर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, अगर वो इधर ही भाग जाएगा तो इसको नदी बहा ले जाएगी किधर, देखो उधर कितना हो गया वेलोसिटी इसकी कितनी थी, v1 इक्वल्स टू 5 मीटर पर मिनट, यही तो थी। अगर उसने इसी साइड जो तो आपने 0 डिग्री उसमें निकाला था, अगर इसी साइड इसको बहा ले गए आप तो क्या करेगा ये, तो ये उसको खींच के यहाँ पहुंचा देगा। भाई यहाँ से चलना शुरू किया इसने, ठीक, यहाँ से स्विम करना शुरू किया, नदी इसको इधर बहा ले जाएगी, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो ये गलत हो गया आपका, मतलब इधर नहीं जाना है उसको, तब फिर किधर जाना है, मैंने आपको बताया था अभी एक सिनेरियो, सबसे पहले तो यही बताया था कि इसको इस डायरेक्शन में भेजो, तो जिससे क्या होगा, जिससे नदी अगर इसको बहाएगी भी तो ये अपना घूम के इधर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसका कंपोनेंट करेंगे, तो ये हो गया V2। अब देखिए कंपोनेंट देखो, वो ये डायरेक्शन जब ऑप्शन देगा ना, तो डायरेक्शन देगा कैसे देगा, एंगल देगा रिवर बैंक से या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ रिवर से। ठीक, तो किसी से भी एंगल आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मान लिया थीटा, इसको मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से कंपोनेंट हो जाएंगे। तो जैसे इसको आपने थीटा माना, पिछले वाले में मैंने यहाँ से थीटा मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में यहाँ से दे देगा तो वो लिख देगा फ्रॉम द रिवर बैंक। ठीक, तो यहाँ आपने थीटा मान लिया, जब आपने थीटा यहाँ माना तो इसके कंपोनेंट कर लो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप बताइए, आप अपने आप क्या हो जाएगा, V2 cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा हो जाएगा।
हमसे सिर्फ डायरेक्शन ही तो पूछी है, ये थीटा ही तो पूछा गया है। तो देखो हम लोगों को ये पता है कि इस डायरेक्शन में इसको हमने भगाया है कितनी वेलोसिटी से, v2 तो दिया गया था ना क्वेश्चन में 10 मीटर पर मिनट, हमने इसको भगाया यहाँ से 10 मीटर पर मिनट, यानी हाइपोटेनस हमको ऑलरेडी पता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके इस डायरेक्शन में, यानी ये नदी इसको कितनी स्पीड से बाहर ले जाएगी। ये नदी इस साइड बाहर रही है, इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये कितना दिया गया हमको 5 मीटर पर मिनट। या तो आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिए cos थीटा, ठीक, या फिर आप क्या कर दीजिए, पहले इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा देते हैं हम। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 10, कितना आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, 5 टू 10 होता है। cos थीटा में 1/2 कब होता है, जब cos थीटा इक्वल टू कितना होता है cos 60 डिग्री होता है, यानी थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री फ्रॉम, ये कौन सी डायरेक्शन थी साउथ ना, तो साउथ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री पे उसको स्विम करना है, तब वो शॉर्टेस्ट टाइम नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए उसको कितना एंगल चाहिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री चाहिए। अगर वो यहां से पूछ दे तो इनके बीच के एंगल कितना होता है 90, और अगर वो पूछ दे कि कितना नॉर्थ डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई हमारी साउथ हो गई, ऊपर नीचे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट में कितनी हो गई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और साउथ वेस्ट में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 90 माइनस 60 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक तरीका मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो v2 cos थीटा, इसी को तो आपने इधर किया है, तो v2 cos थीटा इक्वल टू, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके पास कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर मिनट ही तो है, 5 मीटर पर मिनट। ठीक, इसको मैंने चेंज नहीं किया मिनट को मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि रेशियो देखना है ना, तो हमको बस थीटा डायरेक्शन से मतलब है, बाकी इसी मतलब है नहीं, दोनों पर 10 मीटर पर मिनट में दी गई थी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/v2 की वैल्यू कितनी थी 10 आएगी, तब भी थीटा कितना आ जाएगा 1/2 60 डिग्री, तब भी 60 डिग्री आ जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ तक आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है। ये आपका 4th वीडियो है। आप लोग क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही ज्यादा आपकी काइनेमेटिक्स मजबूत हो जाएगी। फिजिक्स और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए, ठीक है। पीवाईक्यू लगवाइए, आराम से आप लगाइए पीवाईक्यू, और जो भी आपको डाउट आता है वो आप कमेंट में हमको बोल दीजिए, मैं वो डाउट डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, सारे पीवाईक्यू आप लोग लगाइएगा, और मैं क्या करूंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा आपको, उसी के आप वही बस लगा लीजिए। आप एक सीट डालूंगा आपको, वो लगा लीजिए, वो सब कुछ आपका उसमें कवर हो जाएगा। वो मेरी खुद की बनाई हुई सीट है, तो उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है सारे, और जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो आ सकते हैं जिनका अनुमान है वो भी उसमें दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, उन सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने उससे डाउट आपके बनेंगे। जो भी डाउट बनेंगे आप डाउट उस पर टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक उस पर पड़ा है उस पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, लगाइए, जो डाउट आता है उस पर वहां पे मैसेज कर दीजिए, आपके सारे डाउट डिस्कस कर लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है। कल से जो वीडियो आएगा आपके पास वो आएगा मोशन इन प्लेन 2D का, और सबसे पहले उसमें हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपका संजीवनी बैच का चौथा दिन था, ठीक। आप लोग साथ साथ चलते रहिए, हम भी आपके साथ साथ चलते रहते हैं। धन्यवाद।